Hello, friends, my colleagues. Welcome to the another episode of Business Decoding Decode podcast. Today we have a person who is amazing in media field. He have developed his own career by himself. He doesn't need an introduction. He is amazing. His name is Alok, and Alok ji is with us. A very reputed man who have handled big positions in big companies. I like him to introduce himself. Alok ji, please. Thanks, Manav. Thanks for calling for your podcast. My name is Alok, and I spent almost 23 years in media industry, and I've worked all format of media. Either it's a print, either it's a newspaper, digital, radio, and TV. So altogether, I had spent almost 23 plus years experience, and majorly I work with the all new innovations in whatever happening in the media. So thanks for calling me for your podcast. So sir, आप नॉर्थ इंडिया से हो. 1997 में आपने अपना करियर शुरू कर दिया था. मेरे केस में क्या है कि आई एम नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पेस. माय पेरेंट्स आर फ्रॉम ईस्ट, सो बट दे गॉट सेटल्ड इन नॉर्थ. My father was in a BBMB, so I born in Himachal, brought up in Punjab, and for my commercial purpose, I am in Bombay. So that way, I had traveled. So I'm from nowhere, but right now I'm in Bombay. आपने कोई कंपनी नहीं छोड़ी सर. नेटवर्क 18 से लेके CNBC से लेके रेडियो मिर्ची से लेके आप ऑलमोस्ट हर फील्ड में मीडिया के काम कर चुके हो. मेरी लकी ये रहा कि जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इंटरनेट में हुआ था. इंडिया में फर्स्ट टाइम ISPs आए थे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था. तो मेरा कैरियर जब स्टार्ट किया था तो मैंने टेल्को से स्टार्ट किया था. देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इंटरनेट इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल गेटवे प्राइवेटाइजेशन में जो मैंने खुद लगाया था, इट इज़ इन पंजाब. उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन रेडियो में हुआ, FM जब प्राइवेटाइजेशन हुए उससे पहले गवर्नमेंट FM को संभालती थी. तो आई एम द लकी वन जहाँ से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ. उसी दौरान पे मीडिया काफ़ी ग्रो कर रहा था इन लीनियर चैनल्स. नए नए बिजनेस चैनल आ रहे थे और आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट टू बिजनेस चैनल CNBC. ड्यूरिंग माई टेन्योर आई लॉन्च अ CNBC आवाज़ जो हिंदी का CNBC था. उसके बाद CNN IBN गॉट लॉन्च्ड अंडर दैट टीम ओनली. तो इंडिया वॉज ग्रूमिंग इन इंटरनेट पोर्टल. उसी दौरान एक बड़े पोर्टल थे in.com और moneycontrol.com. in.com वॉज अ रेफरेंस जो yahoo.com के बेस पे बना था, जहाँ पे हम लोग दुनिया भर की न्यूज़ गैदर करके सर्च इंजन मॉडल बना रहे थे. और moneycontrol.com प्योर बिजनेस मॉडल था. BFSI या फिर आप कहोगे ट्रेड मार्केट के बेस पे था. तो समहाउ मेरे को हमेशा एक्सपीरियंस मिलता गया जहाँ पे नया इनोवेशन हो रहा था और मैं उसी टीम के साथ गैदर्ड था. नेटवर्क 18 के दौरान ही मेरे को स्टार्टअप्स मॉडल समझ में आना शुरू, क्योंकि नेटवर्क 18 नए नए स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रहा था. उसी दौरान हमने एक स्टार्टअप एक्वायर किया था burp.com, और उसी मॉडल पे जैसे जो लोकल सर्च इंजन मॉडल था जो बाद में जस्ट डायल के मॉडल के थ्रू हमने askme.com लॉन्च किया. तो उसी दौरान मुझे नए स्टार्टअप्स के साथ काम करने का मौका मिला और 2016 में मैंने खुद का स्टार्टअप बनाया था जो टोटल सोशल ई-कॉमर्स पोर्टल के ऊपर था. ड्यूरिंग उसी एक्सपीरियंस के साथ मुझे नए नए स्टार्टअप्स के साथ काम करने का मौका मिला, डिजिटल को समझने का मौका मिला, इंटरनेट किस तरह से ग्रो हुआ वो समझ में आया, क्योंकि मेरा जो कैरियर शुरू हुआ तो इंटरनेट इंडिया में नया नया था. तो एज इन तब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना एक बड़ा टास्क था, लेकिन उसके अंदर की जो सर्विसेज थी वो धीरे धीरे मैच्योर होती गई. वंडरफुल. आपकी अगर प्रोफाइल देखी जाए और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, यू आर पोर्ट्रेड एज ए एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो, और आपने कई चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ भी है. और कितने सारे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको अपने प्रोजेक्ट्स, जिनके प्रोजेक्ट काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, वो कैसे ड्यूरिंग 2008 जब मैं नेटवर्क 18 प्रोफाइल में था उस दौरान मेरे को काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ क्योंकि तब स्टार्टअप नया इकोसिस्टम शुरू हुआ था. लेकिन स्टार्टअप का जो मॉडल है उसमें हमेशा समझ में आ रहा है कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उसका मार्केट साइज़ क्या है, और प्रॉफिटेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप्स में बाद में करते हैं, लेकिन हम लोग कौन से मार्केट साइज़ या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में अपना खुद का एक इकोसिस्टम तैयार करेगा. जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, उस टाइम पे ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहे थे.
एंड उसके 2-4 साल के बाद ही ई कॉमर्स को इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया। पहले ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंटरनेट या बाइंग हमेशा सब्स्टिट्यूट होता था आपके ट्रेडिशनल बिजनेस या आपके, क्योंकि अगर आप देखोगे ये हमारे नॉर्म्स में कहा जाता है, एक हमारे इंडिया का इकोसिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो एक शॉपकीपर के साथ है जिसका जो कवरेज एरिया है वो 2 या 3 किलोमीटर का होता है, क्योंकि आप एक शॉप को फेमस कर सकते हो 2-3 किलोमीटर के अंदर। उसके बाद मॉल्स या बिग फॉर्मेट इशू है जैसे बिग बाज़ार या वो सब, जिन्होंने एरिया को 1 किलोमीटर से निकाल के 7 किलोमीटर कर दिया और आदमी उस एरिया में 3 लाख लोगों कवरेज करते थे। उसी मार्केट शेयर में जब ऑनलाइन आया या ई कॉमर्स आया, उसने आपको आपके वेयर हाउस से सप्लाई करके पूरा इंडिया कवर करने को दे दिया। पर वो इकोसिस्टम बिल्ड होने में काफ़ी साल लगे, जिसमें पेमेंट के हैसल्स थे, प्रोडक्ट डिलीवरी के हैसल्स थे और प्रोडक्ट के टच एंड फील के हैसल्स थे। पर धीरे धीरे इंडस्ट्री इम्प्रूव हुई है, लेकिन आज शायद ऑनलाइन बाइंग कोई बड़ा टास्क नहीं है। सो सर देखिए, हम बिजनेस डीकोड में एक सबसे बड़ी बात पूछते हैं। देखिए, सक्सेस की तो हर कोई आदमी बात करता है, आप सक्सेसफुल हैं और कितने आपने बड़े बड़े रोल्स अचीव करे हैं। वी जनरली फोकस ऑन कि आपकी लाइफ के फेलियर्स क्या थे और वो कौन सा एक सबसे बड़ा फेलियर था जिससे आपको लर्निंग मिली एंड यू हैव स्टार्ट अटेनिंग सक्सेस। एज़ पर मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से सक्सेस एंड फेलियर दोनों ही ओवररेटेड वर्ड्स हैं, क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आपको आप अगर अपने आप को, अगर आप मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हो या आप ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आप पिछले वाले वर्जन से आप कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो सकता है कि आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हो अभी, जिस डेस्टिनेशन को आपने प्लान किया है उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस लगे, लेकिन कोई भी पैरामीटर, चाहे वो सक्सेस हो फेलियर हो, वो कहीं से भी आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। अगर आप आज फेल हो, इसमें से कोई वरीड नहीं होता है कि वो सक्सेस की तरफ ग्रो नहीं कर रहे हो। आपको ये प्लान करना है कि आप जो कल थे आप उससे आज क्या बेटर कर रहे हो। अगर आप उसमें छोटा सा भी ग्रोथ है वो किसी भी लेवल पे हो तो आप सक्सेसफुल हो। वेरी नाइस आंसर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम कई जगह एक एज इनोवेशन ऑफिसर या फिर इनोवेशन हेड या फिर एज अ इनोवेशन पर्सन हु कैन गेट इनोवेशन इन डिफरेंट फील्ड, ऐसे कैसे जुड़ा? लकीली मेरे साथ क्या हुआ है, मैं हमेशा से एक लीड पोजीशन पे रहा हूँ। जब भी इवन जब इंडिया में नया नया इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट के टाइम पे भी मेरा, हम लोग जो कर रहे थे वो इंडिया में फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए जो हमारी सोच होती थी वो ट्रेडिशनल वे से कभी नहीं होती थी। और उस दौरान मेरा हमेशा से, इवन मेरे अर्ली कैरियर में भी, जो मेरा जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी या जो मेरे को प्रेजेंट करना होता तो हमेशा से ही सीनियर बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट को ही होता था। तो उस दौरान हमेशा हमको फ्यूचर की बातें करनी होती थी, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से इनोवेटेड मॉडल में ही मेरा थॉट प्रोसेस रहा है। वो मैच्योर होते होते अभी वो इनोवेशन के नाम से काफ़ी नोटेड है। और मेरा जनरली जो स्टार्टअप फंडिंग भी है या स्टार्टअप में मैं प्लान भी करता हूँ, मैं भी उन्हीं पे करता हूँ जो आने वाले प्रोडक्ट से आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी हो। फ्यूचरिस्टिक जो प्रोडक्ट्स या फिर कंपनीज। हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल रहा है उसके माफियाज, मतलब माफिया इन द सेंस उसमें काफ़ी कॉरपोरेट या बिग पॉकेट्स कैन डिस्ट्रॉय इट। तो हमेशा से इनोवेटिव आइडिया में ही एक स्पेस है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो या हम जैसे लोग रिस्क ले सकते हैं। सो आपको क्या लगता है सर, मोस्ट इनोवेटिव चीज़ आजकल की ट्रेंड में, मैं आपसे मीडिया रिलेटेड चीज़ें ही पूछूंगा कि क्या इनोवेशन ऐसा है जो इंडिया में अभी आने वाला है जो आया नहीं है? बिकॉज हम रोज़ देखते हैं अलग अलग लोग, अब बात करें कुछ ऐसे लोगों की, यंगस्टर्स की जो बहुत बड़े बड़े नाम बन चुके हैं जस्ट टू कम ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और बातचीत करके। तो ऐसा क्या नई चीज़ इनोवेटिव आने वाली है जो ये सब कुछ ट्रेडिशनल कर देगी और एक नई चीज़ आ जाएगी? देखो, हमको सबसे जो मेरे, क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से ही बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग हमेशा समझते हैं कि स्क्रीन साइज़ क्या होता है या डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस हमको चाहिए होता है कि हम लोग जिसको अदर वे में, क्योंकि हर ऑडियंस के पास या हर कस्टमर के पास एक लिमिटेड टाइम स्पेस 24 घंटे का है जिसमें वो कुछ ना कुछ प्लान करता है। तो हमारा जो इंटरनेट के आने के बाद जो हर इंडिविजुअल के पास जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो 6.5 से 7 घंटे का है, जो वो अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर अपने किसी भी मीडियम के ऊपर स्पेंड करता है। अब आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है या आपका उसमें क्या मार्केट स्पेस है, वो डिफ़ाइन करता है आपका बिजनेस मॉडल।
तो अब इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस है जिसके अंदर हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी पर्सनलाइज एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमको जेनरिक व्यू में कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अगर मेरा कुछ कंटेंट बड़ा स्पेसिफिक टू मानव है तो मैं मानव का प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मानव का एक जो माइंडसेट है उसके हिसाब से मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूँ। अब उस माइंड स्पेस में कुछ मॉडल आपका सोशल मीडिया ने लिया हुआ है, कुछ आपके कम्युनिकेशन ने लिया हुआ है, कुछ आपके एंटरटेनमेंट में लिया हुआ है। तो आने वाले टाइम पे जो इनोवेटिव मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पे VR और AR लेने वाला है, जहाँ पे आप वर्चुअल रियलिटी के ऊपर अपने आप को एक सुपर ह्यूमन की तरह देख सकते हो। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि VR के हिसाब से आप अभी अब आप कंटेंट को देखोगे नहीं, आप कंटेंट का पार्ट बनोगे। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन गेमिंग देख रहे हो जो लाइव टेलीकास्ट है, लेकिन आप प्लेयर के साथ अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप गेम खेल रहे हो। सो यू कैन प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज एन प्लेयर इट सेल्फ इन द गेम। अमेजिंग। तो आने वाले टाइम में आप अपने आप में एक कंटेंट का ही पार्ट बनने वाले हो, एक तरह से ये नया फ्यूचर होगा। सो अगर लोग जो हैं वो आज इनोवेशन ऑफिसर और लीड पोजीशन इन मीडिया, अगर ये सब नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है हर एक सक्सेसफुल आदमी जब इस मुकाम पे पहुँच जाता है जिस पे आप पहुँचे हुए हो, और कंपनीज को ये गाइड कर रहे हैं आप, या फिर खुद आप देख रहे हैं फ्यूचर क्या होने वाला है, तो हर एक दिमाग में, इंसान के दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं ये नहीं होता तो क्या होता। तो ऐसा कभी आपके दिमाग में आता है, या यू थिंक वॉट एवर यू हैव अचीव टिल नाउ इट्स द बेस्ट जर्नी यू हैव मेड टिल एज दिस ऑफ डे? नाउ फैक्ट सो कि मैं अभी तक कहीं पहुंचा नहीं हूं, और या मैं किसी पहुंचने के लिए नहीं चल रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी मेरे अंदर वो 15 साल का लड़का है जो नई चीज़ों को देख के एक्साइटेड होता था। आज भी मेरे को लगता नहीं है कि मैं कहीं पहुंच गया हूं या मैंने कुछ अचीव कर लिया है। ये एक ग्रोथ का पार्ट है, जिस ग्रोथ के साथ जब तक मैं कंटिन्यू करूंगा वो चलता रहेगा। तो अगर मैं कुछ नहीं होता तब भी शायद यही होता, या किसी और फील्ड में होता, या किसी और चीज़ में होता। हर नई चीज़ मेरे को एक्साइट करती है। आपने पास में कुछ फूड इंडस्ट्री के जॉइंट्स में भी इन्वेस्ट किया था, उसके बारे में कुछ? ड्यूरिंग अच्छा, मेरे लिए कोई भी इंडस्ट्री बड़ी स्पेसिफिक नहीं है। जब मैं ई-कॉमर्स मॉडल में था तो हमको समझ में आता था कि आप आपका मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, आपका एवरेज टिकट साइज़ कितने हैं सेल करने का, और आपकी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ CAGR में क्या है। तो ड्यूरिंग जब हम लोग ई-कॉमर्स में थे तो हमको समझ में आया कि उसमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील ऑलरेडी अपना कवरअप कर चुके थे। फूड डिलीवरी में अभी ऑनलाइनिंग होना पेंडिंग था, मतलब ग्रोथ होना पेंडिंग था, जिसमें जोमेटो और स्विगी अभी तक एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स को ही एक मॉडल को कन्वर्ट कर रहे थे, एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग का मॉडल को डेवलप कर रहे थे। इसी दौरान क्लाउड किचन वाले मॉडल को अंडरस्टैंड शुरू हुआ, और जहाँ पे मैंने जब मैंने उस बिज़नेस के स्टडी किया था तो समझ में आया जहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 3 क्वार्टर तक वेट करना पड़ता है, एक कस्टमर मुझे सेकंड ऑर्डर अगले महीने देगा, या वहीं पे वही कस्टमर मुझे 1 महीने में 3 बार ऑर्डर कर रहा है, और मेरा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है जिसको हम AOV कहते हैं वो उसी डिवाइस के अंदर है, प्रॉफिट मार्जिन भी उसी की तरह से है। तो मैं उस मॉडल का पार्ट बना, और मेरे लिए कॉन्टीन्यूस ऑर्डर होना, कॉन्टिन्यू ऑर्डर आना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना, और जहाँ पे आपके एफर्ट्स कोई दूसरे आदमी टर्म पे हो रहे हैं, तो मैंने उस मॉडल पे इन्वेस्ट किया था। वंडरफुल सर। कोई ऐसी चीज़ बोलना चाहेंगे जो हमने इस पूरे सेक्शन में, पूरे बातचीत में कवर नहीं करी है, जो हमारे व्यूअर्स को आपके थ्रू? मैं हमेशा से बोलना चाहता था कि इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, एक इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसको इनकैश करना अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अभी कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने इकोनॉमी तैयार की है, जिसमें फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी तैयार की है जिसके अगेंस्ट वो बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं। अभी ये टिप ऑफ द आइस है, इसमें बहुत कुछ होना पेंडिंग है, अभी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होना पेंडिंग है। अभी भी हमारी जो इंटरनेट ग्रोथ है वो 33% है, जो पूरे इंटरनेट पॉपुलेशन का हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा कवरेज पेंडिंग है जिसको कवर करना है। तो आप किसी भी बिजनेस मॉडल में ऐसी कोई सर्विस जिसमें आप बिजनेस को, उस ऑडियंस को देखते हुए बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। Thank you very much, viewers, to watch us today.
It was wonderful talking to Alok ji. If you want any information or you want to get in touch with Alok ji, please leave your comments below. You can subscribe us and press the bell icon so that we can send you all the things which we are doing. Also, if you're looking for an angel investor, if you're looking to show your startup, we have a wonderful person here, so we can approach him for you. Thank you very much.